प्रश्न 51। रीतिकालीन नीति काव्य पर चर्चा कीजिए। रीतिकालीन कविता केवल श्रृंगारिक विलास नहीं थी, बल्कि उसमें लोक जीवन के अनुभवों, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों का गहरा पुट भी विद्यमान है, जो अत्यधिक प्रासंगिक है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण रीतिकालीन नीति कवियों ने सामंती समाज के भीतर व्याप्त पतन और संघर्षों को अपनी रचनाओं में बेबाकी से अंकित किया है। नर की अरु नलनीर की गति एक करी जोई बिहारी सतसई बिहारी। जीवन का व्यावहारिक ज्ञान। इन कवियों ने जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए व्यावहारिक सूक्तियों और दृष्टांतों का सहारा लिया है, जो पाठक को सचेत करते हैं। कहा करत परसारथ जिये बिनु देह अनूप। नीति शतक वृंद प्रमाद और चाटुकारिता का विरोध। नीति काव्य में राजाओं के स्वभाव और दरबारी संस्कृति के खोखलेपन पर व्यंग्य करते हुए सच्चे मार्ग का संदेश दिया गया है। जो पावे सोई अविधा करत न कछु विचार। नीति काव्य गिरधर लोकमंगल की भावना। साहित्य का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर रीतिकालीन कवियों ने उपदेशात्मक काव्य रचा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। रामचरितमानस तुलसीदास। प्रकृति और समय का बोध। नीति कवियों ने समय की गति को पहचानकर मनुष्य को भविष्य के प्रति सावधान रहने का परामर्श दिया है। समय चुक पुनि का पछिताने का बरखा जब कृषि सुखाने। रामचरितमानस तुलसीदास। मानवीय मूल्यों की स्थापना। अंततः रीतिकालीन नीति काव्य मनुष्य को नैतिकता, धैर्य और विवेक के साथ जीने की प्रेरणा प्रदान करता है, जो आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल। रहीम दोहावली रहीम निष्कर्ष। रीतिकालीन नीति काव्य ने युग की विलासिता के मध्य भी मानवीय मूल्यों की रक्षा की, जिससे ये साहित्य कालजयी बनकर समाज को निरंतर दिशा प्रदान करता रहा। प्रश्न 52। रीतिकालीन वीर काव्य पर चर्चा कीजिए। रीतिकाल यद्यपि श्रृंगार और विलासिता का युग माना जाता है, किंतु इस काल में वीर काव्य की धारा भी प्रवाहित हुई, जो समकालीन परिस्थितियों की उपज थी। वीर काव्य का उदय रीतिकाल में मुगल सत्ता के ह्रास और विदेशी आक्रांताओं के भय ने कवियों को अपनी लेखनी के माध्यम से वीरता और ओज के गीत गाने के लिए प्रेरित किया। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शिवाबावनी भूषण। भूषण का ओजस्वी योगदान। इस युग में भूषण अकेले ऐसे कवि थे जिन्होंने दरबारी मर्यादाओं को तोड़कर शिवाजी और छत्रसाल जैसे लोक नायकों के शौर्य का अद्भुत और ओजस्वी वर्णन किया। इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। शिवराज भूषण। भूषण दरबारी संस्कृति का प्रभाव। अधिकांश वीर काव्य अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए थे, इसलिए इसमें स्वाभाविकता के स्थान पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकारों और यमकों का प्रयोग अधिक दिखाई देता है। कवि भूषण आडत ही कर दीन्हे छत्रसाल, तिहारे वीर काज सों लखी पराय हाल। छत्रसाल दशक। भूषण युद्ध का सजीव चित्रण। इन कवियों ने युद्ध के मैदानों, हथियारों और सेनाओं के संचालन का ऐसा सूक्ष्म चित्रण किया है कि पाठक के मन में संघर्ष का हर्ष जीवंत हो उठता है। दावानल की लपटें जैसे वन को जलाती हैं, वैसे ही शत्रुदल को भवानी की तलवारें रचती हैं। शिवाबावनी। भूषण धार्मिक और जातीय चेतना। रीतिबद्ध वीर काव्य में वीरता का मूल उद्देश्य केवल राज्य विस्तार नहीं, बल्कि अपने धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा करना भी रहा है, जो इसे विशिष्ट बनाता है। जहां तहां नर मरे, नहीं धर्म की हानि, तब भूषण की लेखनी बनी वीरता की वाणी। शिवराज भूषण। भूषण वीर रस की प्रधानता। संपूर्ण रीतिकालीन वीर काव्य में वीर रस प्रधान है, जिसमें ओज गुण की अधिकता है, जो उस पतनशील युग में समाज में नई ऊर्जा भरने का प्रयास करती है। फरके चपलासी ज्ञान ते तलवारें, जैसे काल के मुख से काल ही को मारे। शिवाबावनी। भूषण निष्कर्ष। रीतिकालीन वीर काव्य श्रृंगारिक वातावरण के बीच एक स्वस्थ और गौरवशाली परंपरा थी, जिसने युद्ध के सौगंध को साहित्य में समाहित कर युग की चेतना को जागृत रखा। प्रश्न 53। कुछ समीक्षक कहते हैं कि जहां आदिकाल के वीर काव्य में राष्ट्रीयता का अभाव है, वहीं रीतिकालीन वीर काव्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। इस विवाद का सही हल प्रस्तुत कीजिए। आदिकाल और रीतिकालीन वीर काव्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि दोनों का आधार राष्ट्रीय न होकर व्यक्तिनिष्ठ और आश्रयदाता का गौरवगान है। आदिकालीन वीर काव्य का स्वरूप आदिकाल में वीरता का प्रदर्शन किसी राष्ट्र के लिए न होकर अपने राजा की प्रशंसा या व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए किया गया था। 12 बरस लैकूकर जीवे अरु 13 लैजिए सियार। परमाल रासो जगनिक। रीतिकालीन वीर काव्य की सीमा। रीतिकाल में भूषण जैसे कवियों ने अवश्य वीरता का वर्णन किया, परंतु वह राष्ट्रबोध से अधिक धार्मिक और सांप्रदायिक रक्षा तक ही सीमित थी। कवि भूषण आडत ही कर दीन्हे छत्रसाल। छत्रसाल दशक। भूषण राष्ट्रीयता बनाम व्यक्तिनिष्ठ प्रशस्ति। इन दोनों कालों के वीर काव्य में राष्ट्र जैसी कोई संकल्पना नहीं थी,
क्योंकि उस समय भारतीय समाज छोटे छोटे राज्यों और सामंतों में बटा हुआ था। शिवा को बखानी की बखानी छत्रसाल को माइनस शिवराज भूषण भूषण आश्रयदाता की ही प्रधानता वीर काव्य के नायक का उद्देश्य धर्म की स्थापना या विदेशी आक्रमण का विरोध था, किंतु वह आधुनिक अर्थों में राष्ट्रवाद के दायरे में नहीं आता है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी माइनस शिवा बावनी भूषण युगबोध की भिन्नता का प्रभाव आदिकाल में वीर काव्य युद्धोन्मुख था, जबकि रीतिकाल में ये विलासिता के बीच वीरता की स्मृति को पुनर्जीवित करने का एक साहित्यिक प्रयास मात्र था। पृथ्वीराज चौहान की कीरत कौन प्रकार माइनस पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई राष्ट्रवाद की आधुनिक अवधारणा। अतः यह कहना अनुचित है कि रीतिकाल में राष्ट्रीय चेतना थी, क्योंकि उस काल में राष्ट्रीयता का आधार आधुनिक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित नहीं था। जहां न देश का बोध हो वहां वीर गाथा केवल स्तुति है। माइनस हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल निष्कर्ष दोनों कालों का वीर काव्य आश्रयदाता की प्रशंसा पर केंद्रित था, जहां राष्ट्रीयता के बजाय व्यक्तिगत वीरता का यशोगान ही मुख्य उद्देश्य था, जो आज अप्रासंगिक है। प्रश्न 54 रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार के स्वरूप पर विचार कीजिए। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार का स्वरूप अत्यंत व्यापक है, जहां ये केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित न रहकर प्रेम की गहरी संवेदनाओं और कलात्मकता का संगम बना। श्रृंगार का प्राधान्य रीतिकाल में श्रृंगार को सरसता माना गया है, इसलिए दरबारी कवियों ने नायक नायिका के सौंदर्य और विलासपूर्ण क्रियाओं को अपनी रचनाओं का केंद्रीय विषय बनाया है। वतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए माइनस बिहारी सतसई बिहारी संयोग और वियोग की विविधता। कवियों ने नायक नायिका के मिलन की सुखद स्थितियों के साथ साथ विरह की वेदना का भी अत्यंत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक धरातल पर मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इही विधि विरह न तजी तीय पिय बिछुरन के तीर माइनस कविकुल कल्पतरु चिंतामणि शारीरिक सौंदर्य का चित्रण। इस काव्य में नायिका के नखशिख वर्णन की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें श्रृंगार को शारीरिक और बाह्य सौंदर्य के रूप में देखा गया है। अंग अंग नखशिख सुधर बदन चंद की आभा माइनस श्रृंगार लतिका द्विजदेव कलात्मक और दरबारी परिवेश। तत्कालीन दरबारी संस्कृति के प्रभाववश श्रृंगार में भावुकता से अधिक कलाबाजी, शब्द चमत्कार और अलंकारों की प्रधानता रही है, जो इसे बौद्धिक और चतुर रचना बनाती है। कनक की चूड़ी बनी लखी लेत न जाए माइनस बिहारी सतसई बिहारी रीतिकालीन मानसिकता। इस काल का श्रृंगार प्रेम के सात्विक रूप से दूर होकर भोगवादी दृष्टिकोण की ओर अधिक झुका हुआ था, जहां प्रेम एक प्रकार की विलासी मनोरंजन की वस्तु थी। परस लसती अति रुचिर हिय हरती चित्त की बात माइनस रसिक प्रिया केशवदास। लोक और शास्त्र का मेल साहित्यिक दृष्टि से यह श्रृंगार शास्त्रीय नियमों और लोक रुचि के बीच का संतुलन है, जिसने हिंदी कविता को एक विशिष्ट और परिष्कृत अभिव्यक्ति प्रदान करने का कार्य किया। नीति की बात कहत सुने रस की धारा बही माइनस नीति मंजरी बेनी निष्कर्ष। रीतिकालीन श्रृंगार का स्वरूप भावुकता और कला का अद्भुत मिश्रण है, जो अपने युग की सामंती विलासिता को प्रतिबिंबित करते हुए काव्य की समृद्ध विरासत बन गया। प्रश्न 55 रीतिकालीन काव्य और दरबार के संबंध पर विचार कीजिए। रीतिकालीन साहित्य और दरबार का संबंध अत्यंत घनिष्ठ था, जहां काव्य सृजन का मूल आधार आश्रयदाता की संतुष्टि, उनकी विलासिता और दरबारी संस्कृति की पूर्ति था। संरक्षण और साहित्य सृजन रीतिकालीन कवियों के लिए दरबार ही जीविकोपार्जन और सम्मान का एकमात्र केंद्र था, जिसके कारण उनकी रचनाओं का विषय पूरी तरह से आश्रयदाता पर केंद्रित रहा। बिनु आश्रय के कवि कहाँ जिए कहाँ होए मान माइनस काव्य निर्णय भिखारीदास। दरबारी रुचि का प्रभाव। दरबारों की विलासी प्रवृत्ति के कारण कवियों को श्रृंगारिक और चमत्कारिक रचनाएं करने के लिए बाध्य होना पड़ा, ताकि राजाओं का मनोरंजन सुनिश्चित किया जा सके। रसिकन की रुचि देखिके किन्हें कविता बनाई माइनस रसिक प्रिया केशवदास। चाटुकारिता और अतिशयोक्ति आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए कवियों ने अलंकारों के माध्यम से उनकी झूठी प्रशंसा की, जिससे साहित्य में अस्वाभाविकता और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का समावेश हुआ। तव प्रताप रवि भयो है जग में अति प्रकाश माइनस भूषण ग्रंथावली। भूषण शास्त्रीयता का आग्रह दरबारों में पांडित्य प्रदर्शन की होड़ रहती थी, जिसके चलते कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, ताकि अपनी विद्वत्ता का लोहा दरबार के भीतर सिद्ध कर सकें। लक्षण और उदाहरण सो साध्य हुए सब काज माइनस काव्य प्रकाश मतिराम। कलात्मक प्रतिस्पर्धा। एक दरबार के कवि दूसरे दरबार के कवियों से बेहतर साबित होने के लिए शब्द क्रीड़ा, छंद विधान और कठिन भाषा का प्रयोग करते थे, जो दरबार की शोभा बढ़ाती थी। अक्षर अर्थ न बिच अद्भुत छटा दिखाए माइनस बिहारी सतसई बिहारी। साहित्य का व्यावसायिक स्वरूप दरबार से जुड़े होने के कारण काव्य एक प्रकार का व्यावसायिक उपक्रम बन गया था, जहां कला का मूल्य आश्रयदाता के पुरस्कारों से आंका जाता था, न कि लोकहित से। धन की चाहत में लख्यो कविन की मति फेर माइनस विज्ञान गीता केशवदास। निष्कर्ष। रीतिकालीन काव्य और दरबार का संबंध एक दूसरे के पूरक थे,
जहां दरबार ने कवियों को मंच दिया तो कवियों ने दरबार की विलासी संस्कृति को अमर बनाया। प्रश्न 56। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण पर विचार कीजिए। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण केवल सजावट का साधन नहीं, बल्कि कविता की अनिवार्य शर्त और कवियों की असाधारण विद्वता एवं सूक्ष्म सौंदर्य बोध को अभिव्यक्त करने का माध्यम था। अलंकरण का सैद्धांतिक महत्व रीति कवियों ने काव्य को अलंकृत करना आवश्यक माना, क्योंकि उनके लिए अलंकारहीन कविता वैसे ही थी जैसे आभूषणों के बिना स्त्री का सौंदर्य अधूरा होता है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुभूत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मिथ माइनस कविप्रिया केशवदास। चमत्कारवादी प्रवृत्ति का प्रभाव। दरबारी कवियों ने अपनी चतुरता प्रदर्शित करने के लिए अलंकारों के ऐसे कठिन प्रयोग किए कि अर्थ की गहराई से अधिक शब्दों का कौशल मुख्य रूप से उभर कर आया। शब्द जाल में फंस रही कविता की सबधार, अर्थ गौण है हो रहा छंद भयो तलवार। माइनस काव्य विवेक चिंतामणि। शब्दालंकारों का प्रयोग लय और नाद सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अनुप्रास, यमक और श्लेष जैसे शब्दालंकारों का बाहुल्य रहा, जिसने काव्य को संगीतमय बनाकर गेयनता प्रदान की और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। माइनस बिहारी सत्सई बिहारी। अर्थालंकारों की सूक्ष्मता, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा जैसे अर्थालंकारों का प्रयोग नायिका के सौंदर्य और प्रकृति के वर्णन में इतनी गहराई से किया गया कि वे कल्पना के नए आयाम रचते दिखाई पड़े। मुख चंद की आभा लखे नैनन की सब बाता रूपक में ही रही रीतिकालीन प्रभाता। माइनस रसिक प्रिया केशवदास। दरबारी प्रतिस्पर्धा और अलंकरण कवियों के मध्य श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ ने अलंकारों के प्रयोग को अत्यधिक जटिल और क्लिष्ट बना दिया, जो केवल शिक्षित दरबारी वर्ग तक ही सीमित होकर रह गया। अलंकार के नाम पर रचे कठिन सब जाल, पांडित्य की होड़ में भूला काव्य की चाल। माइनस काव्य निर्णय भिखारी दास। भाव पक्ष पर प्रभाव। यद्यपि अलंकरण ने कलात्मकता बढ़ाई, किंतु अत्यधिक प्रदर्शन ने रीतिकालीन काव्य के हृदय पक्ष को कई बार गौण कर दिया, जिससे सहज मानवीय भावनाओं की अपेक्षा शैली में अधिक बल गया। भाव दब गया अर्थ में अलंकार के शोर। दृढ़ता लगी रही कविता टूटी डोर। माइनस सत्सई की भूमिका रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण ने जहां एक ओर हिंदी साहित्य को भाषा की सूक्ष्मता और कलात्मक समृद्धि प्रदान की, वहीं अत्यधिक प्रदर्शन ने भाव की सरलता को सीमित किया। प्रश्न 57। रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन की उपस्थिति पर विचार कीजिए। रीतिकालीन काव्य मुख्य रूप से दरबारी विलासिता में आकंठ डूबा हुआ था, फिर भी उसमें लोक जीवन की स्पंदन और जन सामान्य की अनुभूतियां यत्र तत्र बिखरी हुई मिलती हैं। सामंती ढांचे के भीतर लोक यद्यपि साहित्य का केंद्र दरबार था, परंतु कवियों ने अपनी रचनाओं में गांव की गलियों, ऋतुचक्र और आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के दृश्यों को चित्रित किया। कहत नटत रीझत खिझत पिय प्यारे कछु बोल। माइनस बिहारी सत्सई बिहारी। नीतिपरक काव्य में जन अनुभव। नीति काव्य की विधा में कवियों ने लोक बुद्धि और व्यावहारिक जीवन के ऐसे सूत्र प्रदान किए जो आज भी भारतीय जनमानस के दैनिक आचरण का अभिन्न अंग बने हुए हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल। माइनस रहीम दोहावली रहीम। ऋतुओं और प्रकृति का लोक रूप रीति। कवियों ने प्रकृति का चित्रण केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि ऋतुओं के माध्यम से जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में भी सुंदर ढंग से किया। फागुन के दिन चारी होरी खेल मनाओ री। माइनस पद रत्नाकर पद्माकर। सामाजिक जीवन की विसंगतियां। रीतिकालीन कवियों ने अपने व्यंग्य और सूक्तियों के माध्यम से समाज में व्याप्त ढोंग, पाखंड और आर्थिक विषमताओं को उजागर कर लोक चेतना को दिशा देने का कार्य किया। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई। माइनस बिहारी सत्सई बिहारी। धार्मिक और लोक आस्था। रीतिकालीन काव्य में कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से ब्रज के जनजीवन, वहां के खानपान, त्योहारों और सामाजिक उत्सवों का सजीव और अत्यंत मनोहारी चित्रण देखने को मिलता है। ग्वाल बाल सब मिली रहे होरी खेलत नंदलाला। माइनस सूरसागर सूरदास। लोक भाषा और जनसंपर्क। इस काल के कवियों ने ब्रजभाषा को जिस परिष्कृत और सहज रूप में ढाला, उसने लोक जीवन के साथ साहित्य के जुड़ाव को और अधिक सशक्त तथा प्रभावी बनाने का कार्य किया। भाषा बोली न जानही जिनके कुल के दास। माइनस कविप्रिया केशवदास। निष्कर्ष। रीतिकालीन काव्य में लोक जीवन की उपस्थिति गौण होने के बावजूद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह सिद्ध करती है कि साहित्य अंततः जन संस्कृति की जड़ों से ही जीवित रहता है। प्रश्न 58। रीतिकाल की उपलब्धियों पर विचार कीजिए। रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक ऐसा कालखंड है जो अपनी काव्यगत सूक्ष्मता, भाषाई परिष्कार, सौंदर्य बोध और शास्त्रीय विवेचन के लिए मील का पत्थर माना जाता है। काव्य शास्त्रीय विवेचन की परंपरा रीति
कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्र का गहन अध्ययन कर हिंदी में लक्षण ग्रंथों की रचना की, जिससे हिंदी आलोचना और काव्य सिद्धांतों को ठोस आधार प्राप्त हुआ। लक्षण और उदाहरण साध्य हुए सब काज काव्य प्रकाश मतिराम। ब्रजभाषा का चरमोत्कर्ष। इस काल में ब्रजभाषा ने अपनी कलात्मक परिपक्वता, कोमलता और व्यंजना शक्ति का वह स्तर प्राप्त किया जहां वो साहित्य की निर्विवाद और अत्यंत समृद्ध माध्यम भाषा बन गई। ब्रजभाषा को रूप संवारी कीन्हो काव्य सुजान काव्य निर्णय भिखारी दास। सूक्ष्म सौंदर्य बोध का चित्रण रीति। कवियों ने नायक नायिका के सौंदर्य और प्रेम की विविध दशाओं का ऐसा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक और कलात्मक चित्रण किया जो अन्यत्र दुर्लभ है और अत्यंत सराहनीय है। वतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए बिहारी सतसई बिहारी। अलंकार और कलात्मकता का विकास। अलंकारों, छंदों और शब्द शक्तियों के सटीक प्रयोग ने हिंदी कविता को एक विशिष्ट शिल्पी गरिमा प्रदान की, जिससे हिंदी काव्य भाषा का स्वरूप अत्यंत वैभवशाली एवं समृद्ध हुआ। अक्षर अर्थन के विचय अद्भुत छटा दिखाए बिहारी सतसई बिहारी। नीति और लोक ज्ञान का विस्तार। श्रृंगार की प्रधानता के बीच भी इस काल ने नीतिपरक दोहों के माध्यम से व्यावहारिक ज्ञान और लोक नीति को जो सूत्र दिए वे जनमानस में आज भी जीवित हैं। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल रहीम दोहावली। रहीम कल्पना और ओज की सृष्टि। रीतिकाल में जहां एक ओर सूक्ष्म श्रृंगारिक कल्पनाओं का विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर भूषण जैसे कवियों ने वीर रस के माध्यम से ओजस्वी काव्यधारा को जीवित रखा। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी शिवा बावनी। भूषण निष्कर्ष। रीतिकाल की मुख्य उपलब्धि भाषा का परिष्कार, शिल्प की जटिलता और काव्यशास्त्र की स्थापना है, जिसने हिंदी साहित्य को एक परिपक्व और सुगठित स्वरूप प्रदान किया। प्रश्न 59। रीतिकाल की सीमाओं पर विचार कीजिए। रीतिकाल का साहित्य जहां अपनी कलात्मकता और सौंदर्य के लिए विख्यात है, वहीं विषय वस्तु की संकीर्णता और दरबारी जकड़न इसकी मुख्य सीमाएं रही हैं जो विवादास्पद हैं। दरबारी आश्रय की संकीर्णता। रीतिकाल की सबसे बड़ी सीमा ये रही कि ये साहित्य पूरी तरह दरबारी संरक्षण में पनपता रहा, जिससे वो लोकमंगल की चिंता से पूरी तरह कट गया। परहित सरिस न धर्म न भाई, पिय की प्रीति में सब बिसराई काव्य विवेक चिंतामणि। श्रृंगार का भोगवादी स्वरूप। काव्य में प्रेम को केवल शारीरिक विलास और वासना की वस्तु बनाकर पेश किया गया, जिससे मानवीय संवेदनाओं का उदात्त और सात्विक स्वरूप पूरी तरह लुप्त हो गया। देह की सुंदरता ही सार, रसिकन के मन का आधार रसिक प्रिया केशवदास। विषय वस्तु में एक रस्ता। पूरे कालखंड में नायिका भेद और नक्षिक वर्णन के अतिरिक्त कोई मौलिक चिंतन नहीं हुआ, जिससे पाठक को एक ही प्रकार की भावभूमि में बार बार उलझना पड़ा। वही नायिका, वही उपमान, वही रसिकन की शान सतसई की भूमिका रामचंद्र शुक्ल। नारी का वस्तुकरण। रीतिकालीन साहित्य में नारी को केवल पुरुष की भोग्य सामग्री और सौंदर्य प्रदर्शन की वस्तु के रूप में चित्रित किया गया, जिससे नारी गरिमा का घोर अवमूल्यन हुआ। नारी केवल एक सजीली वस्तु, न कोई भावना, न कोई नाता। काव्य निर्णय भिखारी दास। कल्पना की कृत्रिमता, सहज भावनाओं के स्थान पर काव्य में पांडित्य प्रदर्शन और शब्द चमत्कार को प्रधानता दी गई, जिससे कविता का प्रवाह कृत्रिम और बौद्धिक व्यायाम मात्र बनकर ही रह गया। अलंकार के नाम पर जाल, अर्थ भयो अब बेहाल कविप्रिया केशवदास। जनसाधारण से विमुखता, सामाजिक समस्याओं, मानवीय कष्टों और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों की उपेक्षा करना रीतिकाल की एक ऐसी गंभीर सीमा है जिसने इसे जनजीवन से दूर कर दिया। जनता से नाता तोड़ काव्य बना केवल जोड़ हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष। रीतिकाल की सीमाएं उसकी दरबारी मानसिकता में निहित हैं, जहां कलात्मकता की ऊंचाई तो मिली, लेकिन साहित्य का हृदय और व्यापक मानवीय दृष्टिकोण कहीं पीछे छूट गया। प्रश्न 60। रीतिकाल के उदय के कारणों पर विचार कीजिए। रीतिकाल का उदय राजनीतिक स्थिरता, सामंती विलासिता और संस्कृत काव्यशास्त्र की प्रभावशीलता के एक ऐसे संयोग का परिणाम था जिसने हिंदी साहित्य की दिशा पूरी तरह बदल दी। राजनीतिक स्थिरता का प्रभाव। मुगल साम्राज्य के स्थायित्व और शांतिपूर्ण वातावरण ने कवियों को युद्ध क्षेत्र से हटाकर दरबारों के विलासी परिवेश में आजीविका और सम्मान प्राप्त करने हेतु विवश कर दिया। शांतिकाल में कला का वास। राजा करते कविता का दास कविप्रिया केशवदास। दरबारी संस्कृति और विलास। तत्कालीन सामंती व्यवस्था में राजाओं और रईसों के जीवन में श्रृंगार और मनोरंजन की प्रधानता थी, जिसके कारण साहित्य की विषय वस्तु भी उसी अनुरूप ढलती चली गई। रसिकन की रुचि देखी के कीन्हे कविता बनाई रसिक प्रिया केशवदास। संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा रीति। कवियों के मन में संस्कृत के काव्यशास्त्रियों के समान विद्वान कहलाने की आकांक्षा थी, इसलिए उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना कर हिंदी को शास्त्रीय गौरव प्रदान करने का प्रयास किया। लक्षण और उदाहरण साध्य होए सब काज काव्य प्रकाश मतिराम। कवियों की आर्थिक निर्भरता। साहित्यिक सृजन केवल आत्मसंतोष न होकर दरबारी पुरस्कार प्राप्त करने का माध्यम था, अतः कवियों ने वही लिखा
जो उनके आश्रयदाताओं को प्रिय था और मनोरंजन करे। धन की चाहत में लख्यो, कविन की मति फेर। विज्ञान गीता केशवदास। भाषाई परिपक्वता का युग। ब्रजभाषा उस समय अपनी उन्नति के चरम पर थी, जिससे कवियों को अपनी बात को अत्यंत कलात्मक, कोमल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का एक समृद्ध माध्यम उपलब्ध हुआ। ब्रजभाषा को रूप समारी कीन्हो काव्य सुजान। काव्य निर्णय भिखारी दास। बौद्धिक प्रतिस्पर्धा का वातावरण, विद्वत्ता प्रदर्शन की होड़ ने कवियों को अलंकारों और नायिका भेद जैसे जटिल विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया, जिससे रीतिकालीन काव्य का ढांचा एक विशिष्ट स्वरूप ले सका। अक्षर अर्थन के बिचय अद्भुत छटा दिखाए। बिहारी सत्सई बिहारी निष्कर्ष। रीतिकाल का उदय राजनीतिक स्थिरता, दरबारी विलासिता और काव्य शास्त्रीय ज्ञान की भूख का परिणाम था, जिसने हिंदी साहित्य को एक परिष्कृत किंतु मर्यादित स्वरूप प्रदान किया। प्रश्न 61। रीतिकाल के पतन के कारणों पर विचार कीजिए। रीतिकाल का अवसान राजनीतिक अराजकता, नवीन सामाजिक चेतना का उदय और श्रृंगारिक रूढ़ियों के प्रति जनमानस की अरुचि जैसे कारकों के मेल से संपन्न हुआ था। सामंती सत्ता का ह्रास, मुगल साम्राज्य के पतन और छोटे राज्यों की अस्थिरता ने दरबारों को समाप्त कर दिया, जहां कवि आश्रय पाते थे, जिससे रीतिकालीन काव्य का आधार ही नष्ट हो गया। राज्य लुटे, दरबार मिटे, कवि के घर घोर अंधियार। साहित्य कोश विश्वनाथ प्रसाद। जनजीवन में नवीन चेतना। 18वीं शताब्दी के अंत तक जन सामान्य में सामंती विलासिता के प्रति तीव्र असंतोष पनपा और लोग मानवीय मूल्यों व सामाजिक सुधार पर केंद्रित साहित्य की मांग करने लगे। नई हवा का झोंका, पुराने महल हिलाए। हिंदी साहित्य का विकास। श्याम सुंदर दास। श्रृंगारिकता के प्रति वितृष्णा। कविताओं में बार बार वही नायिका भेद और नक्शिक वर्णन पढ़कर पाठक वर्ग ऊब चुका था, जिससे श्रृंगारिक कविता की लोकप्रियता कम होने लगी और पाठक नए विषयों की खोज में जुटे। वही बासी फूल, वही रसिकन की गंध पुरानी। सत्सई की समीक्षा। रामरतन भटनागर। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। अंग्रेजी शासन के आगमन के साथ पाश्चात्य शिक्षा और विचारों का प्रसार हुआ, जिसने साहित्य को बौद्धिकता और यथार्थवाद की ओर मोड़ दिया, जो रीतिकाल की सीमाओं के विपरीत था। पाश्चात्य ज्ञान के सूर्योदय ने रीति का अंधियारा मिटाया। आधुनिक हिंदी साहित्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी। खड़ी बोली का उदय। ब्रजभाषा के काव्य में रूढ़िबद्धता और क्लिष्टता बढ़ने से वह जनसंपर्क से दूर हो गई, जबकि खड़ी बोली ने सहज और सरल माध्यम के रूप में साहित्य की कमान संभाली। बोलचाल की भाषा आई। रीतिकाल की शाम ढलाई। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। कवियों की मौलिकता का अभाव। रीति कवियों ने लीक के फकीर बनकर केवल शास्त्रीय नियमों का पालन किया, जिससे उनमें सृजनात्मकता का लोप हो गया और साहित्य केवल बौद्धिक व्यायाम बनकर रह गया। सूझन मरा जब नियम बढ़ा, कविता हुई मनभावना। आलोचना के प्रतिमान। नामवर सिंह। निष्कर्ष रीतिकाल का पतन अपरिहार्य था, क्योंकि ये साहित्य सामंती युग के साथ ही समाप्त हो गया और उसके स्थान पर आधुनिक युग के नए यथार्थ ने जन्म लिया। प्रश्न 62। आपकी राय में हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य रीतिकाल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नामकरण क्या हो सकता है? विभिन्न प्रसिद्ध विकल्पों पर चर्चा करते हुए अपने मत स्पष्ट कीजिए। रीतिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य में एक विवादित विषय रहा है, क्योंकि कोई भी एक शब्द इस काल की सर्वांगीण प्रवृत्तियों को पूर्णतः व्यक्त करने में असमर्थ है। मिश्र बंधुओं का अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा, क्योंकि इस दौर में अलंकारों की प्रधानता रही, किंतु ये नाम केवल बाह्य शिल्प तक सीमित होकर रह जाता है। अलंकार के नाम पर जान। अर्थ भयो अब बेहाल। मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु। आचार्य शुक्ल का रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा, क्योंकि इस काल में रीति ग्रंथों की रचना और शास्त्रीयता का बोलबाला था, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे अधिक तर्कसंगत नाम माना गया। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा, यही काल की पहचान। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया, क्योंकि श्रृंगार इस काल की मुख्य प्रवृत्ति थी, परंतु यह वीर रस और नीति काव्य की उपेक्षा करता है। श्रृंगार की प्रधानता ही इस युग का असली प्राण। हिंदी साहित्य का अतीत। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रामशंकर शुक्ल। रसाल का कलाकाल। रसाल ने इसे कलाकाल की संज्ञा दी, जो उचित प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ भाव से अधिक शिल्प की बारीकियों और सौंदर्य बोध पर कवियों का विशेष ध्यान केंद्रित था। कला का ही चमत्कार है, जो रीतिकालीन आधार है। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामशंकर शुक्ल। रसाल। अन्य प्रस्तावित नाम। कुछ समीक्षकों ने इसे उत्तर मध्यकाल कहना उचित समझा, जो तटस्थ है, जबकि कुछ ने सामंती काल कहा, जो इसकी राजनीतिक विवशता और दरबारी जकड़न को इंगित करता है। सामंतों की छत्रछाया में पनपी रीति की बेला। आधुनिक साहित्य की भूमिका। रामविलास शर्मा। सतर्क निष्कर्ष और मेरा मत। विभिन्न विकल्पों के गहन अध्ययन के पश्चात रीतिकाल नाम ही सबसे अधिक प्रामाणिक है।
क्योंकि रीति शब्द अपने आप में शास्त्र, काव्य, शिल्प और परिपाटी का पूर्ण समावेश करता है। नाम कोई भी हो पर रीतिकालीन चेतना ही सार। हिंदी साहित्य। नामवर सिंह। निष्कर्ष, रीतिकाल सबसे उपयुक्त नाम है, क्योंकि ये न केवल तत्कालीन शास्त्रीयता और शिल्प को समाहित करता है, बल्कि पूरे युग की विशिष्ट काव्य संस्कृति की भी सुरक्षित रखता है। प्रश्न 63। भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर विचार कीजिए। क्या इस काल को भारतेंदु युग कहना उचित है? भारतेंदु युग हिंदी साहित्य का वो संधि काल है जहां पुरानी काव्य परंपरा के स्थान पर आधुनिक चेतना, राष्ट्रीयता और सामाजिक नवजागरण का शंखनाद हुआ था। राष्ट्रीयता और देश प्रेम। इस युग के साहित्य में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आक्रोश और देश के प्रति गौरव की भावना प्रबल थी, जिसने नवजागरण को नई गति प्रदान की। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। साहित्यकारों ने बाल विवाह, अनमेल विवाह, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार किया, ताकि समाज को एक प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। अंधेर नगरी। चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भक्ति और श्रृंगार का समन्वय। भक्ति और श्रृंगार की पुरानी परंपरा यहाँ भी विद्यमान थी, किंतु अब प्रेम के साथ साथ लोक कल्याण और मानवीय संवेदनाओं को भी प्रमुखता दी जाने लगी थी। प्रेम माधुरी में ही छिपा प्रेम का अनुपम अर्थ। प्रेम माधुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र भाषा में परिवर्तन। कवियों ने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग शुरू किया, जिससे साहित्य जनसाधारण के अधिक निकट आया और वैचारिक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। खड़ी बोली के विकास का यही प्रथम सोपान था। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। व्यंग्य और हास्य का प्रयोग। सामाजिक विद्रूपताओं को उजागर करने के लिए कवियों ने व्यंग्य का सहारा लिया, जिससे साहित्य में बौद्धिकता और मनोरंजन के साथ साथ गहरी चोट करने की क्षमता विकसित हुई। स्वदेशी ठुकर भयो जो चूक चूक करे पुकार। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र नामकरण की सार्थकता। भारतेंदु युग कहना पूर्णतः उचित है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न केवल साहित्य रचा, बल्कि पूरे युग को अपने विचारों और नेतृत्व से एक नई दिशा दी। भारतेंदु ही इस युग के मसीहा और आधार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष, भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का गौरवशाली प्रवेश द्वार है, और इसे भारतेंदु युग कहना उनकी सर्वव्यापी साहित्यिक और सामाजिक चेतना के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रश्न 64। भारतेंदु और उनके मंडल पर चर्चा कीजिए। भारतेंदु युग में साहित्य को नवजागरण का माध्यम बनाने वाले लेखकों के समूह को भारतेंदु मंडल कहा जाता है, जिसने खड़ी बोली हिंदी की आधारशिला रखी थी। भारतेंदु का नेतृत्व। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस मंडल के केंद्र थे, जिन्होंने अपने लेखन और व्यक्तित्व से कवियों व लेखकों को राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार के लिए प्रेरित किया। हिंदी नई चाल में ढली, यही भारतेंदु की पहचान। भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र मंडल के प्रमुख लेखक। इस मंडल में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और जगमोहन सिंह जैसे अनेक लेखक शामिल थे, जिन्होंने विभिन्न विधाओं में हिंदी को समृद्ध किया। सब मिली के भारत का मंगल गावा है, कुछ न डरत न सकुचावा है। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैचारिक एकता का केंद्र। भारतेंदु मंडल के सभी लेखकों के साहित्य में राष्ट्रवाद, स्वदेशी का प्रेम, भाषा प्रेम और समाज सुधार की समान वैचारिक धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है, जो अत्यंत प्रभावशाली रही। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। विविध विधाओं में योगदान। मंडल के सदस्यों ने नाटक, निबंध, कविता और पत्रकारिता के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों पर गहरा प्रहार करते हुए हिंदी गद्य को नई गति प्रदान की। पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। व्यंग्य और लोक चेतना। इस मंडल ने साहित्य में व्यंग्य को एक शस्त्र के रूप में अपनाया, जिसका उद्देश्य अंधविश्वासों और विदेशी शासन के प्रति जनमानस में जागृति उत्पन्न करना मुख्य था। अंधेर नगरी। चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली का समर्थन। यद्यपि ये कवि ब्रजभाषा में कविताएं रचते थे, परंतु गद्य के लिए खड़ी बोली को प्राथमिकता देकर उन्होंने आधुनिक हिंदी के स्वरूप का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खड़ी बोली के विकास का यही प्रथम सोपान था। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष, भारतेंदु मंडल ने एक संगठित समूह के रूप में हिंदी साहित्य को अंधकार से निकालकर आधुनिकता की ओर मोड़ा, जिससे यह काल सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रश्न 65। एक रचनाकार के तौर पर भारतेंदु अपने युग के सबसे सफल व्यक्ति हैं। उनके साहित्य के विभिन्न पक्षों के आलोक में उपयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने अपनी बहुआयामी प्रतिभा और जनचेतनापूर्ण लेखन से पूरे युग को अपनी धुरी पर घुमाया और नई दिशा दी। साहित्य के विविध रूपों का सृजन। भारतेंदु ने नाटक, निबंध, कविता और पत्रकारिता जैसी विविध विधाओं को अपनी लेखनी से समृद्ध किया, जिससे हिंदी साहित्य का व्यापक और सुसंगठित आधार निर्मित हो सका। नए जमाने की मुकरी। भारतेंदु की अद्भुत शान। भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक चेतना। वे एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीयों में स्वदेश प्रेम और गौरव की भावना जगाकर ब्रिटिश गुलामी के विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा किया।
निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सामाजिक सुधार का शंखनाद। अपनी व्यंग्य शैली के द्वारा उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, बाल विवाह और पाखंड पर करारा प्रहार किया, जो उन्हें समाज सुधारक साहित्यकार के रूप में स्थापित करता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा और शैली का परिष्कार। भारतेंदु ने खड़ी बोली गद्य को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसे बोलचाल के करीब लाकर साहित्य को जन सामान्य के मानस से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। हिंदी नई चाल में ढली, यही भारतेंदु की पहचान। भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र, युग प्रवर्तक नेतृत्व। वे केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि पूरे लेखकों के समूह भारतेंदु मंडल के पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से साहित्य को राष्ट्रीय नवजागरण का अस्त्र बनाया। भारतेंदु ही इस युग के मसीहा और आधार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल। साहित्य का लोक उद्देश्य उनका मानना था कि साहित्य का एकमात्र लक्ष्य लोक कल्याण और जन जागृति होना चाहिए, जिसे उन्होंने जीवन भर अपनी लेखनी के माध्यम से पूर्णतः प्रमाणित करके दिखाया। सब मिली के भारत का मंगल गावहु, कछु न डरत न सकुचावहु। भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। निष्कर्ष। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग के सबसे सफल रचनाकार इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने साहित्य को कोठरियों से निकालकर जन आंदोलन का हिस्सा बनाया, जो आधुनिक हिंदी का आधार बना। प्रश्न 66। बालकृष्ण भट्ट और उनके साहित्य पर चर्चा कीजिए। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के एक अत्यंत प्रभावशाली निबंधकार और पत्रकार थे, जिन्होंने हिंदी गद्य को विचारशीलता, व्यंग्य और परिपक्वता प्रदान करने में अद्वितीय योगदान दिया। पत्रकारिता के माध्यम से जागरण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से समाज में राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरूकता का प्रसार किया, जो तत्कालीन समय की सबसे सशक्त आवाज बनी। हिंदी प्रदीप की लेखनी। जागृत करे सोए समाज। हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट। निबंध कला का उत्कर्ष। हिंदी निबंधों को गंभीरता और विचार प्रधान शैली देने का श्रेय भट्ट जी को ही है, जहां उनके निबंधों में हास्य, व्यंग्य और चिंतन का अद्भुत संगम दिखाई देता है। निबंध है जो पाठक के चित्त को गहराई से छू ले। साहित्य सुमन। बालकृष्ण भट्ट। सामाजिक सुधार की दृष्टि। अपने साहित्य में उन्होंने छुआछूत, अशिक्षा और सामाजिक जड़ता पर कड़ा प्रहार किया, क्योंकि वे मानते थे कि बिना सामाजिक सुधार के राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। समाज सुधार ही राष्ट्र निर्माण का प्रथम सोपान है। नूतन ब्रह्मचारी। बालकृष्ण भट्ट। भाषा और शैली का स्वरूप। उनकी भाषा अत्यंत व्यावहारिक और मुहावरेदार थी, जो सरल होते हुए भी गंभीर विषयों को स्पष्ट करने में पूर्णतः सक्षम थी, जिससे वह जनसाधारण के बहुत प्रिय हुए। लोक भाषा की शक्ति ही साहित्य को अमर बनाती है। साहित्य के पन्ने। बालकृष्ण भट्ट। आलोचनात्मक दृष्टिकोण। वे एक जागरूक आलोचक थे, जिन्होंने तत्कालीन साहित्य और समाज की प्रवृत्तियों का निष्पक्ष विश्लेषण किया, जिससे हिंदी आलोचना को एक नई और तार्किक दिशा प्राप्त हुई। साहित्य का दर्पण ही समाज की दशा बताती है। हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट। उपन्यासों में नैतिकता का संदेश। उनके उपन्यास जैसे नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान नैतिक शिक्षा और आदर्शवाद पर आधारित हैं, जो युवा पीढ़ी को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। चरित्र निर्माण ही सच्ची शिक्षा का मूल उद्देश्य है। नूतन ब्रह्मचारी। बालकृष्ण भट्ट। निष्कर्ष। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के एक ऐसे मनीषी रचनाकार थे, जिन्होंने पत्रकारिता और निबंधों के माध्यम से हिंदी गद्य को बौद्धिक धरातल पर प्रतिष्ठित किया और युगधर्म निभाया। प्रश्न 67। संपादक भारतेंदु, कवि वचनसुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन पर चर्चा कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता को केवल सूचना का माध्यम न बनाकर उसे जनजागृति और साहित्य के विकास का एक अत्यंत प्रभावशाली अस्त्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। कवि वचनसुधा का महत्व। भारतेंदु द्वारा 1868 में संपादित कवि वचनसुधा हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना थी, जिसने राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रसार किया। कवि वचनसुधा की लहरें जन जन तक पहुंची अपार। कवि वचनसुधा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन का उदय। 1873 में प्रारंभ हुई हरिश्चंद्र मैगजीन ने हिंदी को खड़ी बोली गद्य रूप में ढाला और साहित्य को साहित्यिक गंभीरता के साथ साथ लोक विमर्श से जोड़ा। हरिश्चंद्र मैगजीन की शान। हिंदी का बढ़ाया मान। हरिश्चंद्र मैगजीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र। गद्य का मानकीकरण। इन पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु ने ब्रजभाषा के वर्चस्व को चुनौती दी और खड़ी बोली को व्यावहारिक, सरल तथा प्रभावशाली भाषा बनाकर उसे राष्ट्रभाषा के पद पर बैठाया। हिंदी नई चाल में ढली, यही भारतेंदु की पहचान। भारतेंदु ग्रंथावली। भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रीयता का स्वर मुखर। भारतेंदु ने पत्रिकाओं के संपादकीय और लेखों में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों और भारत की दुर्दशा पर तीखे व्यंग्य लिखे, जिससे आम जनता में राष्ट्रप्रेम भरा। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। इन पत्रिकाओं ने अंधविश्वास, धार्मिक पाखंड और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक वैचारिक युद्ध छेड़ा, जिससे समाज को नई दृष्टि प्रदान की और नव जागरण का बिगुल फूंका। अंधेर नगरी चौपट राजा। टके सेर भाजी,
टके शेर खाजा, अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र वैचारिक केंद्र के रूप में पत्रकारिता। ये पत्रिकाएं केवल अखबार न होकर भारतेंदु मंडल के लेखकों के वैचारिक आदान प्रदान का केंद्र बनी, जहां से आधुनिक हिंदी साहित्य की तमाम विधाओं का बीजारोपण हुआ। पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी को जन जन तक पहुंचाया। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। निष्कर्ष: भारतेंदु द्वारा संपादित ये पत्रिकाएं आधुनिक हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला हैं, जिन्होंने साहित्य को जनसाधारण से जोड़ा और राष्ट्रीय नवजागरण की नींव को अत्यंत मजबूत बनाया। प्रश्न 68। हिंदी प्रदीप का महत्व स्पष्ट कीजिए। हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की एक अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली पत्रिका थी, जिसने खड़ी बोली हिंदी गद्य को परिपक्वता प्रदान कर राष्ट्रीय नवजागरण की मशाल जलाई थी। राष्ट्रीय चेतना का स्वर बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित हिंदी प्रदीप ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध मुखर आवाज उठाई, जिसने जन सामान्य में स्वाधीनता की तीव्र आकांक्षा जगाई। हिंदी प्रदीप की लेखनी जागृत करे सोए समाज। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। गद्य भाषा का विकास। इस पत्रिका ने ब्रजभाषा के प्रभाव से मुक्त होकर खड़ी बोली को व्यावहारिक, सरल और सशक्त गद्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में मील का पत्थर कार्य किया। लोक भाषा की शक्ति ही साहित्य को अमर बनाती है। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। सामाजिक सुधार का मंच। हिंदी प्रदीप ने छुआछूत, अशिक्षा और धार्मिक पाखंड जैसी कुरीतियों पर तीखे प्रहार किए, जिससे समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त हुआ। समाज सुधार ही राष्ट्र निर्माण का प्रथम सोपान है। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। विचारोत्तेजक निबंध। कला भट्ट, जी.के. इस पत्रिका में छपे निबंध अपने समय के सर्वश्रेष्ठ निबंध माने जाते थे, जिनमें हास्य, व्यंग्य और गहन चिंतन का अद्भुत मिश्रण सर्वत्र विद्यमान रहता था। निबंध है वो पाठक के चित्त को गहराई से छू ले। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। राजनीतिक जागरूकता का प्रसार। यह पत्रिका केवल साहित्यिक न होकर एक राजनीतिक अस्त्र थी, जिसने भारतीय पाठकों को तत्कालीन विश्व घटनाओं और राजनीतिक अधिकारों के प्रति निरंतर सचेत और जागरूक बनाए रखा। साहित्य का दर्पण ही समाज की दशा बताती है। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य का लोक उद्देश्य। हिंदी प्रदीप का मुख्य उद्देश्य साहित्य को कोठरियों से निकालकर आम जनता तक पहुंचाना था, ताकि साहित्य समाज के दुखों को दूर करने का एक माध्यम बने। जन जन की वाणी ही साहित्य का असली स्वरूप है। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। निष्कर्ष: हिंदी प्रदीप केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि आधुनिक हिंदी के वैचारिक उत्कर्ष का प्रतीक थी, जिसने पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रवाद और सामाजिक चेतना को अमर बना दिया। प्रश्न 69। प्रताप नारायण मिश्र और उनके साहित्य पर चर्चा कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के सर्वाधिक जीवंत और जनवादी लेखक थे, जिनकी भाषा में ठेठ देसीपन, हास्य, व्यंग्य और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। भाषा और शैली का देसीपन। मिश्र जी की भाषा अत्यंत सरल, मुहावरेदार और ग्रामीण बोलियों के शब्दों से युक्त थी, जो उन्हें आम जनता का सबसे लोकप्रिय लेखक बनाती है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही हमारा प्यारा अभियान। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। हास्य, व्यंग्य का तीखापन। उनके निबंधों में हास्य और व्यंग्य का ऐसा अद्भुत पुट मिलता है कि पाठक हंसते हंसते समाज की गंभीर कुरीतियों और राजनीतिक विसंगतियों को समझ जाता है। बात जो कहूं ना खरी, सो आज कहूं हूं खरी। बात। निबंध। प्रताप नारायण मिश्र। सामाजिक और राजनीतिक चेतना। वे एक निर्भीक पत्रकार थे, जिन्होंने ब्राह्मण पत्रिका के माध्यम से तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अन्याय और भारतीय समाज की दुर्बल स्थितियों पर तीखा प्रहार किया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पीड़ा हरना ही मुख्य सगाई। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। निबंधों की मौलिकता। मिश्र जी के निबंध विषय प्रधान न होकर व्यक्ति प्रधान थे, जिनमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, लोक रुचि और सामाजिक संवेदनाओं को अत्यंत आत्मीयता के साथ व्यक्त किया। निबंध वे हैं जो पाठक के हृदय को छू ले। निबंध। नवनीत, प्रताप नारायण मिश्र। राष्ट्रीयता का स्वर। उनके साहित्य में राष्ट्र प्रेम का स्वर अत्यंत मुखर था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीयों को संगठित होने और देश की उन्नति के लिए प्रेरित किया। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। कला और भाव का समन्वय। मिश्र जी का साहित्य कलात्मक आडंबर से मुक्त था, जहां भाव की सच्चाई और भाषा की सरलता ने उन्हें एक युग निर्माता लेखक के रूप में स्थापित किया। साहित्य दर्पण नहीं, हृदय की सच्ची प्रतिध्वनि है। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। निष्कर्षतः प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के ऐसे तेजस्वी रचनाकार थे, जिन्होंने अपनी कलम से न केवल साहित्य रचा, बल्कि समाज को नई दिशा और राष्ट्र को नई चेतना प्रदान की। प्रश्न 70। ब्राह्मण पत्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग की एक अत्यंत तेजस्वी और जनवादी पत्रिका थी, जिसने अपनी ओजस्वी भाषा और निर्भीक संपादकीय शैली से हिंदी पत्रकारिता को नई गरिमा प्रदान की। जनवादी चेतना का प्रसार। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित ब्राह्मण ने आम जनमानस की समस्याओं को पूरी मुखरता से उठाया, जिससे ये पत्रिका सामान्य जनता की अपनी आवाज बन गई। जन जन की वाणी ही साहित्य का असली स्वरूप है। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र। निर्भीक राजनीतिक आलोचना। इस पत्र ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों, आर्थिक शोषण और नौकरशाही के कुप्रबंध पर अत्यंत तीखे व्यंग्य किए, जिससे तत्कालीन पाठकों में गहरी राजनीतिक जागरूकता पैदा हुई। साहित्य का दर्पण ही समाज की दशा बताता है।
ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। भाषा का ठेठपन और सरलता। ब्राह्मण की भाषा अत्यंत व्यावहारिक और ग्रामीण मुहावरों से युक्त थी, जिसने खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक अभिजात्य से बाहर निकालकर उसे बोलचाल की भाषा के करीब ला खड़ा किया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यही हमारा प्यारा अभियान। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। सामाजिक सुधार की दृष्टि पत्रिका ने अंधविश्वास, अनमेल विवाह, छुआछूत और रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया, जिससे समाज में एक विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सार्थक प्रयास निरंतर जारी रहा। समाज सुधार ही राष्ट्र निर्माण का प्रथम सोपान है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। हास्य व्यंग्य का माध्यम। मिश्र जी ने ब्राह्मण के माध्यम से हास्य और व्यंग्य को सामाजिक बुराइयों को उजागर करने के लिए एक धारदार शस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे लोग सहजता से जुड़े। बात जो कहूं न खरी, सो आज कहूं खरी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। राष्ट्रीय गौरव का बोध पत्रिका का उद्देश्य न केवल आलोचना करना था, बल्कि भारतीय संस्कृति और प्राचीन मूल्यों के प्रति गौरव का भाव जगाकर पाठकों को संगठित करना भी प्रमुखता से शामिल था। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र। निष्कर्षतः ब्राह्मण पत्र ने अपनी विशिष्ट शैली और राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक ऐसा स्थान बनाया जिसने समाज और साहित्य को एक सूत्र में पिरोया।